नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जानेंगे उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता। जो अधिनियम है उसकी धारा 10 में अपेक्षा करती है कि वैध अनुबंध का उद्देश्य एवं प्रतिफल दोनों ही वैध होने चाहिए। यदि इनमें से कोई एक भी विधि विरुद्ध या गैरकानूनी है तो ठहराव व्यर्थ होता है। और अधिनियम की धारा 23 में इसका उल्लेख भी किया गया है कि किस भी ठहराव का उद्देश्य विधि विरुद्ध या गैरकानूनी कब माना जा सकता है। आज हम उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि धारा 10 से अपेक्षा करती है कि वैध अनुबंध का उद्देश्य एवं प्रतिफल दोनों ही वैध होने चाहिए। यदि इनमें से कोई भी एक विधि या गैरकानूनी है तो ठहराव व्यर्थ हो जाता है। यह है उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता। ठहराव या उद्देश्य प्रतिफल कब विधि विरुद्ध होता है? जो सबसे पहली कंडीशन है वो है राजनियम द्वारा वर्जित ठहराव। यदि कोई ठहराव राजनियम की व्यवस्था, राजनियम से तात्पर्य उस देश में या वहाँ के राज्य का जो कानून है राजनियम की व्यवस्था के प्रतिकूल हो या राजनियम की सामान्य नीति अथवा आशय के विरुद्ध हो अथवा कानून या विधायी प्रावधानों के द्वारा वर्जित हो तो ऐसा ठहराव विधि विरुद्ध होता है। जबकि ठहराव के अधीन किया जाने वाला कार्य या दिया गया वचन देश की दंडनीय विधि द्वारा वर्णित एवं दंडनीय हो या ठहराव के अधीन किया जाने वाला कार्य देश के किसी विशेष कानून के अधीन वर्जित हो या इसके अलावा ठहराव के अधीन किया जाने वाला कार्य किसी अधिनियम के अधीन बताए गए नियमों के अनुसार वर्जित हो, तो ये माना जाएगा कि इसका उद्देश्य या वैधता नहीं है। दूसरा है किसी राजनियम की व्यवस्था को निष्प्रभावी करने वाला ठहराव। यदि पक्षकार कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिससे देश में प्रचलित राजनियम की व्यवस्थाएं निष्प्रभावी हो जाती है तो ऐसा अनुबंध विधि विरुद्ध माना जाएगा। ये व्यवस्थाएं चाहे सामान्य राजनियम के संबंध में हो या हिंदू मुस्लिम राजनियम के संबंध में हो अथवा किसी विशिष्ट राजनियम के संबंध में हो। किसी ठहराव के परिणाम स्वरूप इन राजनियमों की अवहेलना होती है, वे निष्प्रभावी हो जाते हैं और अनुबंध व्यर्थ समझा जाता है। मतलब कोई भी ऐसा अनुबंध जो राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्प्रभावी करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का अनुबंध हो, किया जाएगा तो वो अनुबंध निष्प्रभावी हो जाएगा और उसकी वैधता नहीं रहेगी। नेक्स्ट है कपटपूर्ण ठहराव। कपटपूर्ण उद्देश्य से किए गए ठहराव व्यर्थ होते हैं। जब दो पक्षकार आपस में अनुबंध करके किसी तीसरे पक्षकार के साथ कपट करते हैं तो वह ठहराव गैर कानूनी तथा व्यर्थ होता है। इसमें वे सभी कपटपूर्ण ठहराव भी सम्मिलित हैं जो ऋणदाताओं, राजस्व अधिकारी, जन सामान्य आदि के साथ कपट करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति अथवा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला ठहराव। जब किसी ठहराव के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति अथवा उसकी संपत्ति को हानि पहुंच सकती है तो ऐसा ठहराव गैरकानूनी तथा व्यर्थ होगा। ऐसा कोई भी ठहराव जिसमें किसी व्यक्ति या संपत्ति को क्षति, हानि या चोट पहुंच सकती है वो इस श्रेणी में आता है। इस संबंध में ये बात स्मरणीय है कि प्रत्येक हानिकारक कार्य विधि विरुद्ध नहीं हो सकता। यदि कुछ व्यक्ति मिलकर स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा द्वारा किसी व्यक्ति के व्यापार से प्रतिस्पर्धा करने का अनुबंध करते हैं तो वह अनुबंध वैध होगा, राजनियम द्वारा परिवर्तित करवाया जा सकेगा। किंतु जहाँ किसी राष्ट्रीयकृत व्यापार को हानि पहुँचाने के लिए कोई ठहराव किया जाता है तो ऐसा अनुबंध अवैध और व्यर्थ होगा। नेक्स्ट है अनैतिक ठहराव। यदि किसी ठहराव के उद्देश्य या प्रतिफल को न्यायालय अनैतिक मानता है तो वह ठहराव गैर कानूनी होगा तथा व्यर्थ होगा। न्यायालयों का मत है कि यहाँ अनैतिक कार्यों से तात्पर्य यौन संबंधी अनैतिक कार्यों से ही है। नेक्स्ट है लोक नीति के विरुद्ध ठहराव। वह ठहराव गैर कानूनी एवं व्यर्थ है जिसे न्यायालय लोक नीति के विरुद्ध समझता है। जब कोई ठहराव जनहित के लिए विनाशकारी या कष्टदायी होता है तो उसे लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। कोई भी ठहराव जो जनता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य हितों के विरुद्ध होता है वो लोक नीति के विरुद्ध माना जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा ठहराव जो लोक नीति के विरुद्ध है वो ठहराव प्रारंभ से ही, मतलब शुरू से ही वो अवैध माना जाएगा। अब ऐसे कौन से ठहराव हैं जो लोक नीति के विरुद्ध हैं उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला है
विदेशी शत्रु के साथ व्यापार का ठहराव। विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करने के लिए ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं, अतः ऐसे ठहराव व्यर्थ होते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक भारत के शत्रु राष्ट्र के निवासियों से भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना व्यापारिक अनुबंध नहीं कर सकता। यदि किसी देश को शत्रु राष्ट्र घोषित करने से पहले ही किसी ने व्यापारिक अनुबंध कर लिया है तो वह अनुबंध या तो अपने आप असंभावक के आधार पर व्यर्थ हो जाएगा अथवा उस अनुबंध को तब पूरा किया जा सकेगा जब ऐसी घोषणा वापस ली जाएगी। दूसरा है अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करने वाला ठहराव। जब किसी ठहराव के परिणाम स्वरूप अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध होता है और व्यर्थ होता है। जैसे वाद पोषण का ठहराव कहलाता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसे मुकदमे को चलाने अथवा मुकदमे में उसकी रक्षा करने के लिए सहायता करता है जिसमें उसे स्वयं का कोई हित नहीं होता। या क्रय का ऐसा ठहराव होता है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को मुकदमे को चलाने में सहायता करता है अथवा मुकदमे में उसकी रक्षा करता है तथा उसकी संपत्ति दिलाने में सहायता करता है जिसमें उसका स्वयं का कुछ हित निहित होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुकदमे में सहायता इस दृष्टिकोण से करता है कि मुकदमे से प्राप्त होने वाली संपत्ति में उसे भी कुछ हिस्सा मिलेगा। भारत में ऐसे ठहराव सर्वथा व्यर्थ नहीं हैं। यदि ऐसे ठहरावों का उद्देश्य किसी व्यक्ति के वैध हितों की रक्षा करने में सहयोग करना है, उसके बदले में उसे प्राप्त होने वाली राशि एक उचित राशि प्राप्त करता है तो वह वैध ठहराव होगा। फिर है दंडनीय मामलों को दबाने का ठहराव। सार्वजनिक पदों या पदवियों को बेचने का ठहराव। सार्वजनिक पद या पदवियों से तात्पर्य है जैसे आईएएस, आरएस, आईपीएस जैसे पद या रत्न, पद्म विभूषण आदि को बेचने का, अर्जुन पुरस्कार जैसे पुरस्कार होते हैं को बेचने का ठहराव, तो वह लोक नीति के विरुद्ध एवं व्यर्थ होता है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अधीन निम्न प्रकार से सार्वजनिक पद पदवियों को बेचने का ठहराव व्यर्थ घोषित किया गया है। किसी सांसद या विधायक को धन देकर उसके प्रभाव को अपने लिए क्रय करना, राजकीय अधिकारी से भ्रष्ट आचरण करने हेतु ठहराव करना, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पदवियों को प्राप्त करने का ठहराव, प्रतिफल के बदले चुनाव में मत प्राप्त करने का ठहराव, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें प्राप्त करने का ठहराव, किसी पद का प्रभाव क्रय करने का ठहराव। नेक्स्ट है दंडनीय मामलों को दबाने का ठहराव। दंडनीय अपराधों को दबाने का ठहराव व्यर्थ होता है। किसी भी व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वह अपराधों का व्यापार करे। आप किसी महाअपराध का व्यापार नहीं करेंगे। प्रत्येक नागरिक को देश में होने वाले अपराधों को उजागर करके उन्हें रोकने में सहयोग देना चाहिए। नेक्स्ट है न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाला ठहराव। कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से किए जाने वाले ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं, अतः ऐसे ठहराव अवैध तथा व्यर्थ होते हैं। ऐसे ठहरावों के परिणाम स्वरूप न्यायाधीशों पर अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है, अतः ऐसे अनुबंध लोक नीति के विरुद्ध माने जाते हैं। किंतु किसी अनुबंध के पक्षकार द्वारा अपने विवादों को पंच निर्णय के लिए सौंपने का निवेदन या न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। फिर है कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण के ठहराव। जब कोई व्यक्ति ऐसा ठहराव करता है जो उसे सार्वजनिक कर्तव्य के विरुद्ध होता है तथा उससे उसका निजी हित होता है, तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है, वह व्यर्थ होता है। जैसे मान लीजिए किसी एजेंट द्वारा मालिक के स्थान पर निजी लाभ के लिए ठहराव करना, किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों के विरुद्ध संपत्ति का क्रय करना, अथवा किसी समाचार पत्र के संपादक द्वारा अपने समाचार पत्र में किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित समाचार न छापने का ठहराव करना आदि सभी ठहराव व्यर्थ होते हैं क्योंकि ये लोकहित के विरुद्ध माने जाते हैं। फिर है पैतृक अधिकार में बाधा पहुंचाने वाला ठहराव। प्रत्येक माता पिता को अपने अवयस्क बच्चों को अपने पास रखने का अधिकार होता है तथा इस अधिकार का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा अनुबंध किया जाता है जिसमें माता पिता का यह अधिकार समाप्त होता है तो वह अनुबंध लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होगा। नेक्स्ट है वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप करने के ठहराव। जब कोई ठहराव ऐसा है जिन्हें किसी पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप होता है अथवा जिनसे उनमें तलाक को प्रोत्साहित किया जाता है, तो ऐसा ठहराव अनैतिक तथा लोक नीति के विरुद्ध होता है और ये ऐसे ठहराव व्यर्थ होंगे। फिर है दलाली के प्रतिफल में विवाह कराने के ठहराव।
यदि विवाह संबंध स्थापित कराने के लिए प्रतिफल के बदले कोई ठहराव किया जाता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होगा। मान लीजिए कि बनता वयस्क उम्र का व्यक्ति है, वह अंततः से कहता है कि यदि भी किसी लड़की से उसकी शादी करवा दे तो वो उसे 500 रुपये देगा, तो ये अनुबंध व्यर्थ है क्योंकि ये लोकनीति के विरुद्ध है। फिर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला ठहराव। यदि किसी ठहराव के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाधा उत्पन्न होती है तो ऐसा ठहराव लोकनीति के विरुद्ध है। नेक्स्ट है कर चोरी के लिए ठहराव। कर चोरी के लिए ठहराव भी लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होते हैं। लेनदारों के साथ कपट करने का ठहराव। लेनदारों के साथ कपट करने के उद्देश्य से यदि कोई ठहराव किया जाता है तो वह लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होता है। परिसीमन अधिनियम की अवधि में परिवर्तित करने वाले ठहराव। जब किसी ठहराव के द्वारा भारत परिसीमन अधिनियम की निर्धारित परिसीमा अवधि में परिवर्तन किया जाता है तो ऐसे ठहराव लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होता है। किसी भी निश्चित अवधि को परिवर्तित करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होता जब तक अधिनियम में परिवर्तन की व्यवस्था नहीं हो। नेक्स्ट है धोखा देने के उद्देश्य से नीलामी में बोली न लगाने के ठहराव। यदि कुछ व्यक्ति मिलकर यह ठहराव कर लेते हैं कि वे एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाएंगे तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। यदि वे पक्षकार नीलाम करने वाले को धोखा देना चाहते हैं तो ये ठहराव व्यर्थ ठहराव माने जाएंगे। फिर है एकाधिकार निर्माण करने के ठहराव। यदि ठहराव का उद्देश्य एकाधिकार की स्थिति का निर्माण करना होता है तो ऐसा ठहराव लोकनीति के विरुद्ध होगा तथा व्यर्थ होगा। यदि व्यावसायिक मितव्ययता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक संस्थाएं अपना संयोजन अनुबंध कर लेती है तो वह लोकनीति के विरुद्ध नहीं होगा, वो वैध अनुबंध होगा। परंतु यदि वो एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से करते हैं तो वो व्यर्थ ठहराव होगा। व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव। हमारे देश में प्रत्येक नागरिक को देश के नियमों के अंतर्गत देश के किसी भी कोने में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अतः व्यवसाय में रुकावट डालने वाला ठहराव कुछ अपवादों को छोड़कर लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होते हैं। कुछ अपवाद कौन से हैं वो हम किसी क्लास में अलग से उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर है विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव। यदि कोई व्यक्ति ऐसा ठहराव करता है जिसके कारण किसी अविवाहित वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट पड़ती है तो ठहराव लोकनीति के विरुद्ध होता है तथा व्यर्थ होता है। फिर है चुनावों को प्रभावित करने वाले ठहराव। चुनावों को प्रभावित करने के उद्देश्य से प्रत्याशी यदि मतदाता अथवा संबंधित अधिकारियों से ठहराव करता है तो ऐसा ठहराव लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होता है। फिर है न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समाप्त करने का ठहराव। यदि किसी ठहराव के परिणाम स्वरूप किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कमी आती है तो वह ठहराव लोकनीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ होगा। अनुचित शर्तों का ठहराव। कभी कभी दो असमान स्तर के व्यक्तियों के बीच ठहराव होता है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का अनुचित विदोहन करने की स्थिति में होता है। यदि उनके बीच हुए ठहराव से ऊपरी तौर से ही यह प्रकट होता है कि उसकी शर्तें अनुचित एवं कमजोर पक्षकार के हितों के प्रतिकूल है तो ऐसा ठहराव लोकनीति के विरुद्ध होता है, मतलब व्यर्थ होता है। ये थे उद्देश्य की वैधता के ठहराव की किन किन वजह से एक ठहराव है जो वैध ठहराव माना जाएगा।